Hello everyone, welcome to Diva classes. This is Divya Vadvani and today we'll be studying about principles of management for ISC Commerce class 12. Okay, so principles of management से पहले this is the sixth chapter and chapter 1 to 5 we have already done. We have already done the chapter of management as well. तो ये उसके बाद का ही series है that we'll continue. तो today principles of management में we'll be studying about the meaning of the principles, the need because it is in the syllabus and you have to study, and then the principles given by the various people. ठीक, तो the managers and all you can say. The first part is principle. What is a principle? It is a fundamental statement of basic truth that provides a guide टू थॉट एंड एक्शन. मीन्स कि प्रिंसिपल एक काइंड ऑफ गाइडलाइन होता है जो बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स एंड ऑब्जर्वेशंस के बाद आपको मतलब बना करके दिया जाता है कि हाँ ठीक है, दिस इज़ द प्रिंसिपल एंड द पीपल हैव टू फॉलो दिस. सो दिस इज़ अ काइंड ऑफ रिलेशनशिप दैट हैज़ टेकन प्लेस बिटवीन कॉज एंड इफेक्ट बिटवीन टू और मोर वेरिएबल्स. फॉर एग्जाम्पल जैसे लॉ ऑफ डिमांड है, तो लॉ ऑफ डिमांड एक प्रिंसिपल है एंड दैट स्टेट्स कि व्हेन द प्राइस फॉल द डिमांड इज़ लाइकली टू इंक्रीज. सो ये जो प्रिंसिपल्स होते हैं दिस हैज़ बीन जनरेटेड बिकॉज ऑफ एक्सपीरियंस एज वेल एज रिसर्च. ओके, तो देर आर सर्टन प्रिंसिपल्स की मैनेजर्स कहते हैं कि अगर ये प्रॉब्लम है तो हम इसको ऐसे डील करेंगे एंड ओनली देन दैट प्रिंसिपल हैज़ बीन एस्टैब्लिश्ड थ्रू साइंटिफिक एंड सिस्टमैटिक मैनर. Hence, this is known as principle. So, when you are talking about these principles, so these are applied keeping in view the nature and needs of a particular situation. This is not hard and fast rule कि आपको हर जगह पर उसी सेम प्रिंसिपल को ही अप्लाई करना है. नो. नाउ वी विल स्टडी द कैरेक्टरिस्टिक्स. इसका बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपके पास होनी चाहिए बिकॉज दिस इज़ नॉट रिक्वायर्ड इन फॉर योर एज पर योर सिलेबस. वहाँ पर यू द नीड इज़ मेन. तो सबसे पहला दिया गया यूनिवर्सैलिटी. यूनिवर्सैलिटी कहते हैं कि प्रिंसिपल्स आर एप्लीकेबल एवरी प्लेस. एक जनरल प्रिंसिपल भी है, वो हर जगह पर एप्लीकेबल है, चाहे वो गवर्नमेंट हो, एनजीओ हो, आर्मी हो, हॉस्पिटल हो और एंड सारे अथॉरिटी लेवल्स में टॉप, मिडिल एंड लोअर लेवल. देन द सेकेंड पार्ट दैट इज़ डायनामिज्म और फ्लेक्सिबिलिटी. दैट सेज कि these are not rigid and unchanging laws, these are the flexible guidelines कि जो जैसा business environment है हम उसके according इसको हम adapt कर सकते हैं. ठीक. नेक्स्ट थर्ड वन इज़ influencing human behavior. Yes, the primary aim of principles of management is to influence the human behavior. उन्हें ये पता होना चाहिए कि अगर देर इज़ स्टेबिलिटी इन द टेन्योर, अगर एक प्रिंसिपल यहाँ पर फॉलो होता है तो ऑब्वियसली द पर्सन विल बी मोटिवेटेड टू वर्क मोर. ठीक. कंटिजेंट, देयर एप्लीकेबिलिटी इज़ रिलेटिव एंड डिपेंड्स डायरेक्टली अपॉन द स्पेसिफिक सिचुएशंस कि whether the situation is happening only then it will be applicable, otherwise it will not be applicable. Then cause and effect relationship होता है principle जिसमें we see कि they help to predict the likely consequences और results कि अगर कोई mistake कोई particular ऑर्गेनाइजेशन में हो रही है तो उसके लाइकली रिजल्ट्स क्या होंगे ये हम प्रिंसिपल्स के हेल्प से जान सकते हैं. एंड देन इक्वल इम्पॉर्टेंस. देर इज़ नो सिंगल प्रिंसिपल जिसको हम बहुत इंपॉर्टेंट बोले. ऑल मस्ट बी अप्लाइड इन अ बैलेंस्ड मैनर. देन द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट दैट इज़ द नीड फॉर प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट. जब आप कॉमर्स की केस स्टडीज़ की बात करते हो तो दीज आर द थिंग्स जो डायरेक्टली आपसे पूछी जाती हैं समवेयर जहाँ पर स्टूडेंट्स आर फेसिंग प्रॉब्लम इन सॉल्विंग द केस स्टडीज़. वहाँ पर दीज आर द क्वेश्चंस जो आपसे डायरेक्टली पूछे जाते हैं दैट एक्सप्लेन द नीड ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट. तो सबसे पहला नीड कहता है टू इंक्रीज द एफिशिएंसी. Management principles help in increasing the efficiency because they are made through expert experiences, letting managers solve the issue methodically without wasting time on trial and error. Means they have specific methods on which they solve the problems instead of just wasting their energy on trial and error. So it increases the efficiency. To crystallize the true nature of management, it helps organize, analyze and map out the management as a structured scientific body of knowledge. Means to crystallize the true nature of management. That means कि management एक को हेल्प करता है कि कोई भी अगर इश्यूज़ हैं तो उनको ऑर्गेनाइज करें, एनालाइज करें एंड देन टू टेक आउट द सॉल्यूशन ऑफ इट.
Then to train the managers, obviously it forms the principles of management forms a core educational framework used in universities and business schools so that professional managers को आप develop कर सको. तो this is the concept that we study in theoretically also and practically also. Then to improve research, yes, if you are talking about new operational research ideas, methods, then these are required, means these principles are required there also. Then to attain social goals, for example, maximum resource utilization, waste reduction, delivering high quality goods at every place, these principles are required. Then to clarify thinking, means provides new experienced managers with clear scientific patterns to understand the organizational work, means just to clarify the thinking process, टू सिस्टमेटाइज कि एक पर्सन जो है वो कैसे चीज़ों को समझ रहा है, ऑर्गेनाइजेशन में कैसे काम कर रहा है. हैंस टू क्लैरिफाई दैट थिंकिंग प्रोसेस प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आर रिक्वायर्ड. ये थोड़ा सा थियोरेटिकल है, आई अंडरस्टैंड. नेक्स्ट वील मूव टूवर्ड्स द डिफरेंट प्रिंसिपल्स. देन बिकॉज वो इस पूरे चैप्टर का जिस्ट है, जो सबसे इंपॉर्टेंट, दैट इज़ द हार्ट ऑफ द चैप्टर, तो वो पढ़ना ज़्यादा ज़रूरी है. बट येस, दिस इज़ ऑल्सो गिवन एज पर योर सिलेबस, सो एनी वे यू हैव टू स्टडी. Then to spread knowledge, means an organized framework can easily be taught, shared and implemented across industries. Okay, means if it is being applicable in one industry, it can also be applicable in the other industry. Then to evaluate managerial behavior, it establishes clear benchmark of how a manager should act and handle responsibilities in the given scenario. ठीक. टू इवैल्यूएट मैनेजरियल बिहेवियर मीन्स इट टेल्स कि एक मैनेजर को किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में कैसे बिहेव करना चाहिए और कैसे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को हैंडल करना चाहिए. So there were two kinds of principles of management. First was given by Taylor's principles of scientific management, and second is Henry Fayol's general management principles. Okay, so first we'll study Taylor's principles of management. It is also one of the important concepts because last year 2026 के एग्ज़ाम्स में जो क्वेश्चन आया था, पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन, वो यहीं से आया था. तो सबसे पहले तो हम लोग इनका एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग लेंगे. येस, इफ़ यू वांट टू सॉल्व दैट 2025-26 का पेपर, तो दैट इज़ ऑल्सो गिवन इन द प्लेलिस्ट. आप चैनल पर चेक कर सकते हो. कॉमर्स की प्लेलिस्ट में यू कैन चेक 25-26 की प्लेलिस्ट, 26-27 की प्लेलिस्ट में यू कैन फाइंड आउट दीज वेरियस स्पेसिमेंस ऑल्सो, the improvement exam ka paper also. So everything you can find in the different playlist of commerce itself. So we are talking about F.W. Taylor. He was an American mechanical engineer. ठीक, थोड़ी सी बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको इसकी चाहिए, इंट्रोडक्शन पार्ट, अदरवाइज ये कभी पूछा नहीं जाता है आपसे. यू जस्ट नीड टू नो कि ये कौन थे. तो ही वॉज, आई विल शो यू द पिक्चर डायरेक्टली फर्स्ट. तो ये हैं फेडरिक विंस्लो टेलर, दैट इज़ द फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट. He was an American engineer. He was widely known for his methods to improve industrial efficiency. Okay, so he was one of the first management consultants in 1909. He summed up his efficiency techniques in the book. Means he made a book, he wrote a book, that is Principles of Scientific Management. Hence, he had played a very vital role in giving the people as improving in the branch of engineering, that is also known as industrial engineering. He made his name, he made work of proud works in scientific management, and that is why his era is sometimes known as Taylorism. Means uska jo pura work hai, that is known as Taylorism. Okay, so he was Frederick Winslow Taylor. ठीक, as you can see. And then we'll study the principles of management. Otherwise तो वैसे 4 principles हैं, but yes, आपकी book में जिस हिसाब से दिया हुआ है, तो I'll take those principles only. So first principle says that science not the rule of thumb. Science not the rule of thumb, one of the important topics, जिसमें suppose करो कि कहीं पर आपको एक example दे दिया जाए जिसमें एक जगह पर calculator दे दिया जाए, ठीक, और एक जगह पर hand से manually
कोई क्वेश्चन कर रहे हो जिसको आप सॉल्व कर रहे हो, तो ये कौन सा मेथड होता है, ये साइंटिफिक होता है, बेस्ड ऑन कैलकुलेशंस होता है. यहाँ पर क्या हो सकता है, यहाँ पर ट्रायल एंड एरर के कारण मिस्टेक्स भी हो सकती हैं. तो दिस इज़ नोन एज साइंस, नॉट द रूल ऑफ थंब, कि ईच एंड एवरी जॉब एंड द मेथड ऑफ डूइंग इट शुड बी बेस्ड ऑन साइंटिफिक स्टडी एंड एनालिसिस इंस्टेड ऑफ जस्ट ट्रायल एंड एरर. जैसे अगर हमें कोई भी चीज़ को नापना है तो वी विल टेक द हेल्प ऑफ इंचिंग टेप इंस्टेड ऑफ जस्ट डूइंग दिस 1 2 3. ठीक, तो दिस इज़ नोन एज द प्रिंसिपल ऑफ साइंस, नॉट द रूल ऑफ थंब. रूल ऑफ थंब आपसे क्या कहता है कि बिना पढ़े बिना समझे चीज़ों को बस ऐसे ऐसे करके बस माप लो, ये करके बस माप लो. तो दिस शुड नॉट बी डन इन साइंस, नॉट द रूल ऑफ थंब. ठीक, तो द टास्क शुड बी परफॉर्म्ड साइंटिफिकली प्लान्ड होनी चाहिए. मटीरियल्स हैं, इक्विपमेंट्स हैं, वर्किंग कंडीशंस हैं, दे शुड ऑलवेज बी स्टैंडर्डाइज. आपको हमेशा एक प्रॉपर प्लान बनाना होता है उसका. द अमाउंट ऑफ वर्क शुड बी डन शुड बी डिसाइडेड थ्रू ऑब्जेक्टिव स्टडी. जैसे ओल्ड मेथड था, गेस वर्क था, कस्टम था, बट नाउ व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट द करेंट, तो जो करंट कोई भी एम्प्लॉय को अगर आप हायर भी करते हो देन ऑल्सो यू विल अंडरस्टैंड कि उसका लोड चार्ट कितना होना चाहिए, व्हाट अमाउंट ऑफ टाइम ही इज सपोज टू गिव, व्हाट आर द जॉब स्पेसिफिकेशंस, उसकी क्वालिफिकेशंस क्या होनी चाहिए, और उसके बेसिस पर उसके जॉब की ड्यूटीज़ क्या होनी चाहिए. तो जॉब स्पेसिफिकेशन एंड जॉब डिस्क्रिप्शन, ये चीज़ें हमारी पहले से ही प्लान होती हैं. तो टेलर्स स्टडी सेज कि ऑलरेडी टाइम एंड मोशन स्टडी होना चाहिए, मतलब कि कितने समय के लिए वो काम करेगा, व्हाट वर्क द पर्सन इज सपोज टू डू शुड बी ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड. जैसे इसमें एग्जाम्पल दिया हुआ है दैट यूनाइटेड पार्सल सर्विस यूपीएस यूजेस scientific tracking to design, deliver routes, vehicle steps, parcel sorting workflows, completely removing the driver's guesswork on the road. कि यहाँ से मुड़ जाते हैं, वहाँ से घूम जाते हैं. नो, अ प्रॉपर साइंटिफिक डिलीवरी रूट मीन्स जब आप जीपीएस एंड ऑल का यूज़ करते हो तो दैट इज़ अ साइंटिफिक रूट, इंस्टेड ऑफ जस्ट कि वो वहाँ से बाएं मुड़ जाना, वहाँ से दाएं मुड़ जाना. तो दिस इज़ रूल ऑफ थंब. एंड व्हेन यू आर यूजिंग साइंटिफिक मेथड्स और साइंस, तो it will be known as the principle of management. Okay, I hope first one is clear. Next is the second one, that is harmony not discord. That tells that there should be healthy cooperation between the employer as well as the employee. Taylor advocated there should be complete mental revolution on the part of both management and as well as worker. मतलब दोनों के बीच में लड़ाई झगड़ा गुस्सा नहीं होना चाहिए. There should be friendly relation. Management should adopt enlightened attitude and share the gains of productivity with workers. Workers on their part should work with discipline and loyalty. तो दोनों ही एक दूसरे को, जैसे management should have trust on factory teams and factory team should have trust on management. तो both should go hand in hand. That is harmony not discord. मतलब cooperation होना चाहिए दोनों में, लड़ाई झगड़ा नहीं होना चाहिए. Okay, तो example, Toyota maintains harmony by involving assembly line workers in regular quality improvement circles, building mutual trust between management and factory team. So this is one of the examples given. Next is maximum not restricted output. That tells कि there will arise conflict between the management and workers. अगर the डिविजन ऑफ सरप्लस, मतलब डिविजन ऑफ सरप्लस इन द सेंस कि जितना भी प्रॉफिट है, वर्कर्स कहेगा कि मैंने बनाया मुझे ज़्यादा दो, मैनेजमेंट कहेगा कि मैं ओनर हूँ मुझे ज़्यादा दो. तो टेलर कहता है कि जो सबसे अच्छा वे है इस चीज़ को रिजॉल्व करने का, दैट इज़ टू इंक्रीज द साइज ऑफ सरप्लस. आप जो प्रॉफिट बना रहे हो या जो आउटपुट निकाल रहे हो, दैट शुड बी मैक्सिमम, दैट शुड नॉट बी restricted, so that each side can have a larger share. Management and workers का एक common interest होना चाहिए, that should be to increase productivity. Okay, तो restricted output, that is small surplus split नहीं होना चाहिए. There should be maximum output, that is expanded surplus. Then Amazon fulfillment centers track daily packing speeds,
reward high volume workers with performance bonuses, discouraging output restriction. मतलब जो बहुत जल्दी पैकिंग स्पीड जिनकी बहुत अच्छी है वो ट्रैक करते हैं और उसके बाद उनको रिवॉर्ड करते हैं उन लोगों को जो अच्छे वॉल्यूम पर, मतलब जो हाई वॉल्यूम वर्कर्स होते हैं जो अच्छे से काम कर रहे होते हैं, उनका परफॉर्मेंस बहुत इम्प्रूव हो रहा है. मतलब कोई एक वर्कर है जो डेली 100 यूनिट्स को पैक कर रहा है, कोई एक वर्कर है जो डेली 1000 यूनिट्स को पैक कर रहा है, तो हम इसको ज़रूर रिवॉर्ड करते हैं सो दैट वो और मोटिवेट हो. ठीक, तो दैट इज़ मैक्सिमम नॉट रेस्ट्रिक्टेड आउटपुट. देन डिविजन ऑफ वर्क एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी. वो कहता है, टेलर कहते हैं कि देयर इज़ ऑलवेज अ सेपरेशन बिटवीन द प्लानिंग फ्रॉम द ऑपरेशनल वर्क. मैनेजमेंट शुड कॉन्सेंट्रेट ऑन प्लानिंग. मैनेजमेंट का काम है उस चीज़ को मतलब जो भी गोल्स हैं, ऑर्गेनाइजेशन गोल्स हैं, टास्क हैं, उसको प्लान करना. एंड वर्कर का काम होता है सिर्फ कॉन्सेंट्रेट करना ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ वर्क. ठीक, तो मैनेजमेंट का रोल है, दिस यू कैन राइट इन योर बुक ऑल्सो और मेक इट इन योर बुक, कि मैनेजमेंट का रोल है प्लानिंग एंड इंस्ट्रक्शन एंड वर्कर का रोल है सिर्फ ऑपरेशन एंड एग्जीक्यूशन. जैसे रियल लाइफ कॉर्पोरेट एग्जाम्पल्स में प्रोफेशनल कॉमर्शियल किचन, एग्जीक्यूटिव शेफ्स डिज़ाइन रेसिपीज, बाय इंग्रेडिएंट्स एंड ऑर्गेनाइज शेड्यूल्स, that is planning, while line cooks focus entirely on preparing meals. तो जब आप प्रोफेशनल किचन, कॉमर्शियल किचन की बात करते हो तो एग्जीक्यूटिव शेफ्स जो होते हैं वो रेसिपीज़ को डिज़ाइन करते हैं, इंग्रेडिएंट्स को बाय करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं, मतलब शेड्यूल्स को ऑर्गेनाइज करते हैं, हाउ टू मेक द थिंग्स. ठीक, एंड जो लाइन कुक्स होते हैं, मतलब जो बिल्कुल ही दैट लोअर लेवल पर बिलोंग करते हैं, दे एक्चुअली प्रिपेयर द मील, दैट इज़ प्योरली एग्जीक्यूशन. तो दोनों का अलग अलग काम है, वो दोनों का अलग अलग होना चाहिए. नेक्स्ट इज साइंटिफिक सिलेक्शन, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ वर्कर्स. वर्कर्स शुड बी सिलेक्टेड एंड ट्रेन कीपिंग इन व्यू द जॉब रिक्वायरमेंट्स. ईच एंड एवरी वर्कर शुड बी encouraged to develop to his full potential. मतलब कोई भी पर्सन अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन में आ गया तो सबसे पहले तो ऐसे ही किसी को नहीं उठा लेना है. ऑब्वियसली उसकी क्वालिफिकेशंस, उसके बाद वेदर ही विल बी एबल टू डू द वर्क एज गिवन इन द जॉब डिस्क्रिप्शन, तो वो साइंटिफिक सिलेक्शन होना चाहिए. फिर हमें उसे ट्रेन भी करना होता है साइंटिफिकली, प्लस देयर शुड बी डेवलपमेंट ऑफ वर्कर्स, मीन्स हमें उन्हें टाइम टू टाइम वो देना है, प्रोग्राम्स अटेंड करवाने, सो दैट दे आर एबल टू, पर्सनालिटी भी उनकी डेवलप होनी चाहिए. ठीक, तो इवैल्यूएशन स्क्रीन, टारगेटेड ट्रेनिंग एंड पीक पोटेंशियल, तो ऑल दीज थिंग्स शुड बी देयर. इवैल्यूएशन स्क्रीन मतलब कि जहाँ पर आप पर्सन को सिलेक्ट कर रहे हो, जो नॉट सूटेबल कैंडिडेट्स हैं उन सबको रिजेक्ट कर रहे हो. उसके बाद टारगेटेड ट्रेनिंग, एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द जॉब आपको पर्सन को ट्रेन करना है, एंड देन यू हैव टू चेक द पीक पोटेंशियल ऑफ दैट पर्टिकुलर पर्सन. Google screens candidates using highly tailored cognitive testing and then runs mandatory onboarding training camps to prepare engineering hires for production work. तो Google Google क्या करता है, that they search or they shortlist the candidates using highly tailored cognitive testing. First the brain testing is run, then the mandatory on-board training camps are done to prepare engineering hires की for production work. पहले आप उनको select करते हो on the basis of their brain, how much like IQ they have, then after that the training camps are run, and after that the engineering hires are done, taken for the production work. ठीक, नेक्स्ट इज स्टैंडर्डाइजेशन. स्टैंडर्डाइजेशन मीन्स द टूल्स, इक्विपमेंट्स, मेथड, वर्क मेथड्स एंड वर्किंग कंडीशंस must be standardized so as to improve the efficiency and quality of work. It should not be of poor quality. ऐसा नहीं होना चाहिए कि कभी कोई जो टूल है एक पर्सन ने यूज़ किया, कोई टूल है वो दूसरे ने यूज़ किया, इन दोनों के जो टूल्स हैं वो बिल्कुल ही डिफरेंट है. सेम टास्क है, सेम जॉब है, लेकिन टूल्स जो है वो साइंटिफिकली मेड नहीं है. तो देयर शुड ऑलवेज बी स्टैंडर्ड टूल्स होने चाहिए, इक्विपमेंट्स अच्छे होने चाहिए, वर्किंग मेथड्स प्रॉपर होने चाहिए, एंड वर्किंग कंडीशंस भी प्रॉपर होनी चाहिए. ठीक, एग्जाम्पल्स में मैकडोनल्ड्स यूजेस स्टैंडर्डाइज्ड फ्रायर्स, टाइमर्स, इंग्रेडिएंट प्रपोर्शंस ग्लोबली. अब इसको देखो, उनका एक स्पेसिफिक फार्मूला है ना
जिसके कारण उनका जो टेस्ट है वो सब जगह पर यूनिफॉर्म रहता है। तो दे स्पेसिफिकली इंग्रेडिएंट्स का प्रोपोर्शन वो यूज़ करते हैं सो एज टू इंश्योर दैट अ बर्गर टेस्ट आइडेंटिकल वेदर इट इज़ बॉट इन न्यूयॉर्क और इन टोक्यो और इन इंडिया। ठीक, तो उनका जो भी टेस्ट होता है वो सिमिलर होता है ऑलवेज। Okay, next is mental revolution. Mental revolution says that a basic change in the attitude on the part of both employer and employee lines, means दोनों के में change is required. They should consider employers as partners in the industry. Similarly, जो employees हैं, they should consider employers as partners in the industry and ये एम्प्लॉयर है एंड ये एम्प्लॉयज़ हैं। ठीक, सिमिलरली एम्प्लॉयज़ मस्ट ट्रीट एम्प्लॉयर एज फादर फिगर्स एंड वेल विशर्स। तो एम्प्लॉयर्स एम्प्लॉय को एक पार्टनर के जैसे समझे इंडस्ट्री में, नॉट जस्ट एन एम्प्लॉय और द स्लेव। एंड एम्प्लॉयज़ जो हैं वो एम्प्लॉयर्स को अपने फादर फिगर्स एंड वेल विशर्स के जैसे समझे। तो इसमें एम्प्लॉयर्स शुड व्यू द स्टाफ एज पार्टनर्स and employees should view the firm as a family. Both should coexist. Then Southwest Airline fosters corporate profit sharing system where employees own stock. अभी आपने financing chapter अगर पढ़ा है तो उसमें you have studied that employee stock option plan. ठीक, encouraging everyone to work together to improve company performance. तो यहाँ पर साउथ वेस्ट एयरलाइन फॉस्टर करती है कॉर्पोरेट प्रॉफिट शेयरिंग, बिकॉज उनका दिमाग में ये चीज़ है कि एम्प्लॉयर्स जो हैं एम्प्लॉयज़ को एक फैमिली के जैसे ट्रीट करते हैं। ठीक, देन नेक्स्ट इज द फ्यूल्स प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। नाउ दिस वील डू इन द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो सो दैट यू आर एबल टू अंडरस्टैंड दिस मच। प्लीज रिवाइज वट एवर वॉज टॉट टुडे। कीप प्रिपेयरिंग। बेस्ट विशेज। थैंक यू।